हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट के एग्जाम को टारगेट में रख के कुछ यहाँ पर पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर 1 में आपकी यूनिट आती है, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ पीवाईक्यूज हैं जिसमें आपको यहाँ पर सेट के भी पेपर मिलेंगे और नेट के भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम सेट के एग्जाम के लिए भी कुछ गाइड किया जाए, तो यहाँ पर मैं सेट के एग्ज़ाम के लिए और वैसे ही नेट के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सभी देख सकते हैं। और क्योंकि सेट की परीक्षाएं अभी लगी हुई हैं, नेट की परीक्षा के लिए आपके पास टाइम है अभी जून के लिए, और मैंने नेट के लिए सीरीज शुरू भी कर दी है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 4-5 वीडियोज़ उसकी दी भी हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम की सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे होता है? उसके क्वेश्चन के लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल, जो पैटर्न की अगर बात करें तो नेट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होती है, और जो सेट के एग्जाम में आते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं, वन लाइनर होते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, भाषा शैली भी इजी होती है ताकि समझने में आसानी होती है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सेट के एग्ज़ाम का जो पेपर है वो थोड़ा सा जो है कम डिफ़िकल्ट होता है नेट की अपेक्षा। अच्छा, तो इस तरह से आज हम लोग कुछ पीवाईक्यूज को करेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू, और यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जैसे कि अभी आपका उत्तराखंड सेट का एग्ज़ाम होना है, महाराष्ट्र का होना है, और आपका आसाम सेट का एग्ज़ाम, तो इस तरह से हम लोग यहाँ हिंदी और इंग्लिश में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और इसमें आपको नेट के पेपर, एमपी सेट के और राजस्थान सेट के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर अपने आप किया करिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है वो अनुसंधान जिसमें चिंता का विषय, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, नई उभरती प्रथाओं ज्ञान के क्षेत्र के लिए सिद्धांतों की एप्लीकेबिलिटी जिसको कहते हैं। तो इसमें कह रहा है द रिसर्च वेयर इन द फोकस ऑफ कंसर्न इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज टू न्यूली इमर्जिंग प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे कह रहा है नई उभरती प्रथाओं और ज्ञान के क्षेत्रों के लिए सिद्धांतों की एप्लीकेबिलिटी कितनी है, और डोमेन्स ऑफ नॉलेज, तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वो अनुसंधान, ऐसा कौन सा अनुसंधान है जिसमें जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आप जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हो वो किस पे है? एक्सप्लोरेशन पे है। ठीक है, ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज, मतलब जो भी सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनके एक्सप्लोरेशन पे, मतलब उनके उभार है ना, उनके एक्सप्लोरेशन पे, और न्यूली इमर्जिंग प्रैक्टिसेस, जो नए सिद्धांत हैं उनके सिद्धांत के आधार पे है ना। तो ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं सेकेंड लेवल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिशनर का रिसर्च भी नहीं है, थ्योरेटिकल भी नहीं है, सिचुएशनल भी नहीं है, ये होती है सेकेंड लेवल रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ये यूजीसी नेट में आया था। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, और बाद में आपके सेट के भी पेपर में है, यानी कि खाली नेट के ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सिटी टीचर वांट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में वो स्टडी करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, एंड अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ ग्रेजुएट्स, जो भी स्नातक हैं, मतलब जो भी एनरोल्ड स्नातक हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है एक विश्वविद्यालय शिक्षक है ना, कंप्यूटर विज्ञान के लिए। इस संदर्भ में किस शोध पद्धति का उपयोग करना उचित होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, तो इसमें यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक आर्थिक स्थिति की और उपलब्धि प्रेरणा के बीच संबंध का अध्ययन। उपलब्धि प्रेरणा और सामाजिक आर्थिक स्थिति दोनों के बीच क्या प्रभाव होगा, तो इस प्रभाव का जो भी प्रभाव होगा वो कारण, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की बात यहाँ पर करते हैं ना। तो इस तरह से ये जो होगा आपका, इसमें होगा एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोज्ड फैक्टो में या तो जब काम हो जाता है उसके बाद की, या कार्य के दौरान, इसके समय की गणना यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसकी स्टडी हम करते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो में। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, उसमें आप मैनिपुलेट करते हो
तब चीज़ों को यहाँ पर आप नज़र करते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि देखिए वर्तमान स्थिति की मतलब जब कार्य हो रहा है, इस समय इसकी बात हो रही है, या कार्य खत्म हो चुका है तब एक्सपोस्ट फैक्टो होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अभी रिसेंटली बात हो रही है कि नामांकित जो एनरोल्ड ग्रेजुएट हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन के बीच बात हो रही है ना, इनके बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन चूजिंग ए रिसर्च टूल, है ना, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चूजिंग ए रिसर्च टूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर शोध उपकरण आपको चुनना है तो कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में देंगे, है ना, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर करोगे। तो रिसर्च टूल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो देखिए वैलिडिटी होनी चाहिए और फिर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वैधता और विश्वसनीयता, ये दोनों जो हैं आपके रिसर्च टूल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। यहाँ पे हम बात करें तो देखिए फेस वैलिडिटी, कॉस्ट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, है ना। तो फेस वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी का ही टाइप्स है। ओपिनियन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर, ये कोई वैल्यू नहीं रखता है, और फेस वैलिडिटी का ही पॉइंट है। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है ना इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए ए और बी आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो इसमें देखिए ए और बी तो दोनों मस्ट है। ए बी आपका किस में है, यहाँ पर दोनों साथ में इसी ऑप्शन में है, ठीक है। तो अगर सी ऑप्शन आपको चुनने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि डी और ई तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ए बी तो मस्ट है। वैलिडिटी, वैधता जिसको कहते हैं, वैधता क्या होती है, और विश्वसनीयता क्या है। तो वैधता क्या है, जिसको हम वैलिडिटी कहते हैं। तो किसी भी रिसर्च टूल की वैलिडिटी क्या है कि हम जिस भी स्टडी को करने जा रहे हैं, जिस टेस्ट का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो कितना प्रामाणिक है, कितना मतलब वैध है ना, वो उस चीज़ को, उसका परीक्षण सही से कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप मान लो इंटेलिजेंस टेस्ट करते हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, उसमें कोई इंटेलिजेंस टेस्ट करते हो। अब इसके लिए जिस परीक्षण का उपयोग कर रहे हो, क्या वो वैलिड है, वो उस टेस्ट के लिए ही बनाया गया है ना। कुछ उसमें एज ग्रुप का क्राइटेरिया है कि 8 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है या 8 से 15 साल के बच्चों के लिए है, तो उतना ही उसी हिसाब से आपने वो टेस्ट को डिज़ाइन किया है। ये चीज़ें होती हैं वैलिडिटी, है ना, जिस चीज़ के लिए हम जो मेज़र करना चाह रहे हैं वो टूल उसके लिए कितना वैलिड है। और रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता जिसको कहें। तो विश्वसनीयता का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आपने एक टेस्ट किया, उसके कुछ समय बाद ही दूसरा टेस्ट किया, मतलब उसी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसी पर ही दूसरा टेस्ट किया, है ना। कोई भी परीक्षण आप एक ग्रुप पे कर रहे हो, उसके बाद ही कुछ समय बाद, हफ्ते भर बाद आप उसी ग्रुप पे, है ना, किसी क्लास में है या किसी भी ग्रुप में आप दोबारा फिर से परीक्षण उसी पे कर रहे हो, तो जो रिजल्ट पहले आया था और जो रिजल्ट बाद में आया है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाती है कंसिस्टेंसी। विश्वसनीयता ये होती है ना, रिलायबिलिटी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, है ना। तो यहाँ पर एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब आपको ये ऑप्शन देख लेना चाहिए कि ए बी तो जिसमें होना ज़रूरी है वो तो होना ही है, और साथ में सी ऑप्शन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, द पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड डिफरेंसेस आर परमिसिबल इन विच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। इसमें कह रहा है शोध की किस प्रकार की रिपोर्टिंग में पर्सनलाइज, व्यक्तिगत, पर्सनल, और प्रासंगिक जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे किस प्रकार की रिपोर्टिंग में ऐसी अनुमति है, किस प्रकार की रिपोर्टिंग में, है ना। तो पर्सनल की बात करें और जो है कॉन्टेक्स्ट की बात करें, संदर्भ की, किस संदर्भ में हो रहा है ना। तो ये आपकी किस में हो जाती है, पर्सनल की अगर बात करते हैं तो देखिए एक्सपेरिमेंटल में भी नहीं होता है, हिस्टोरिकल में भी नहीं होता है, सर्वे में आप क्या डेटा कलेक्शन करते हो, है ना, क्वांटिटेटिव उसमें करते हो, या आप क्या करते हो कि सर्वे कर रहे हो, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर पर्सनल की बात नहीं होती है और कॉन्टेक्स्ट की भी बात नहीं होती है, ये होती है आपकी एथनोग्राफिक में, ठीक है। एथनोग्राफिक क्या होती है, नृवंश विज्ञान, जिसको यहाँ पर क्या होता है ग्रुप में अध्ययन किया जाता है और रिसर्चर है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो वहाँ पर्सनली इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है। ऑब्जर्वेशन वहाँ पे वो समूह में इकट्ठा होके भी उसको ऑब्जर्व करता है या दूर से भी रह के, तो ये पर्सनली उसका हो जाता है, ठीक है।
अब उसने जो भी आंका जैसे भी लिया तो वो डेटा उसने जैसे भी कलेक्ट किया, तो ये पर्सनल उस पर ही डिपेंड करता है रिसर्चर पे। तो एथनोग्राफिक आपकी रिसर्च यही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाती है एथनोग्राफी, और इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रिसर्च में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वीडियो मैं आपको बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में अभी टाइम है, 7 जनवरी को है आपका, है ना। तो इस तरह से टाइम है आपके पास, आप अच्छी तैयारी करिए। वैसे भी काफ़ी दिन के बाद हो रहा है, तो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना ज़रूरी है ना। और अगर आपका नेट क्लियर हो गया तो भी आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है द स्कोप एंड पोटेंशियल, ठीक है, फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड रिसर्च एथिक्स। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप्स की बात हो रही है कि जो ये आपका रिसर्च स्टेप है किस शोध चरण में ICT और शोध नैतिकता के एप्लीकेशन के संदर्भ में विवाद की गुंजाइश और संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। ये नेट के एग्जाम में आया था और ऐसा ही मिलता जुलता आपके सेट के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़े टफ वाले जो आपको सवाल है वो करा रही हूँ ताकि आपके नेट की भी तैयारी होगी, और साथ में जब आप इतने टफ एग्जाम जो है क्वेश्चन को कर लोगे तो सेट वाले भी आप कर लोगे। सेट के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें देखिए किस शोध चरण में, शोध रिसर्च स्टेप्स की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से पढ़िए। इसमें ये पूछ रहा है विच ऑन द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप, किस शोध चरण में ICT, है ना, जो आप कम्युनिकेशन जो आप इंटरनेट को यूज़ करते हो, ICT और शोध नैतिकता, इनके टर्म्स में बात हो रही है कि किस में विवाद की गुंजाइश और संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ पर ये हो सकता है कि आपको ऑथेंटिक ना लगे चीज़ें, तो किस में लगेगा। तो इसमें देखिए ये हो जाता है आपका इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट। इसमें ये हो सकता है कि जो आप डेटा कलेक्शन किए हो इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर लो, आप अपने हिसाब से चीज़ें जो है थोड़ा इधर उधर हेर फेर कर लो, है ना। तो यहाँ पर ये जो है रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होगा। ऐसा एथिक्स में कहा जाता है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। बायस नहीं होना है रिसर्चर को, और कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एज इट इज़ रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में ये चीज़ें हो सकती हैं। डेटा एनालिसिस, है ना, डेटा एनालिसिस में हो सकता है कि वो चेंज करके कुछ भी लिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन और भी देख सकते हैं, इन डिसाइडिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, यहाँ पर कोई हेरफेर नहीं होगा, ठीक है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टडीज यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन एंड वेरिएबल्स, तो ये तो आप पहले ही डिसाइड करते हो, है ना। तो ये हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैचिंग के लिए पूछा गया है ना। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका है कि आपको जो आता है पहले उसको जो है यहाँ पर मैच करिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च और डिस्क्रिप्शन है। फंडामेंटल रिसर्च है सबसे पहले, है ना। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, मौलिक सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। फिर अप्लाइड है, व्यवहारिक जिसको बोलते हैं व्यवहारिक, एक्शन रिसर्च, है ना, क्रियात्मक शोध। केस स्टडी, आपकी केस स्टडी पता ही है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती है ना। तो फंडामेंटल रिसर्च आपकी इससे संबंधित होती है। एडिंग टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग थ्योरी, है ना। तो ये हो जाती है फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर आपकी ये इससे संबंधित होता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, एप्लीकेशन, नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांत, जो भी आपने थ्योरी बनाई है उसको अप्लाई करते हो, इसकी संभावनाओं को तलाशा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इससे होगा। देखिए एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ्स प्रिंसिपल टू न्यू सिचुएशन, जो अभी आपने प्रिंसिपल्स सीखे हैं, सिद्धांतों को सीखा है, उनको कहाँ हम अप्लाई करेंगे, तो नई स्थितियों में, न्यू सिचुएशन, ये हो जाता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा कॉलम यहाँ पर मैच कर रहा है, हाँ, A 5th और B 3rd, है ना। अभी और आगे देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम जो है तुरंत मतलब सुधारात्मक स्थिति चाहते हैं, ठीक है, लोकल सिचुएशन में। तो जो एक्शन रिसर्च है ये आपकी, तो देखिए यहाँ पर ये इससे संबंधित होगी, इंटरवेनिंग बेस्ड एमेलियोरेटिव मूव्स, है ना। एक्शन रिसर्च हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक,
ये हो जाती है ना, ये इससे संबंधित हो जाती है। केस स्टडी रिसर्च में आपका क्या होता है, ये हो जाती है आपकी इन डेप्थ स्टडी विथ फोकस ऑन टिपिकलिटी, है ना, विशिष्टताओं पे केंद्रित। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी यूनिट की या किसी फैमिली की, किसी भी एक संगठित समूह की, तो यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करते हैं और लॉन्ग टाइम चलती है, ठीक है। तो ये हो जाती है केस स्टडी रिसर्च। आपका ये वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए आपको चारों चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपको पहले आ रहा है उसको मैच करिए, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए कि किस में बैठ रहा है। अगर आपको एक दो नहीं भी आते हैं, दो सही से आते हैं, तो भी आप मैच कर ले जाते हो, है ना। तो अगला देखिए, इसका हिंदी वाला पार्ट यहाँ पर है ना। इसमें ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ रिसर्च यूजिंग ए क्वांटिटेटिव पैराडिम। क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, गुणात्मक प्रतिमान, है ना, सॉरी यहाँ पर मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है ना, तो मात्रात्मक इसकी बात हो रही है, मात्रात्मक प्रतिमान, है ना। कौन सा सीक्वेंस है जो मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करके रिसर्च के चरणों का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, मात्रात्मक आपको दे जरूर रखा है ना, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो स्टेप्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जो आप साइंटिफिक रिसर्च के पढ़ते हो, वही सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, शोध समस्या, है ना, रिसर्च प्रॉब्लम को आप जो है ढूंढते हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, एस्टैब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम किस में आ रही है, तो देखिए पहले आ रहा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाइपोथेसिस तो हम पहले नहीं बनाते हैं ना, इसको काट दीजिए, इसको आपको नहीं देना है, देखना है। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। चलो प्रॉब्लम से संबंधित तो तीनों ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद आगे पढ़िए क्या है, हाइपोथेसिस फ्रेमिंग। हम रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे क्या होती है आपकी, परिकल्पना का प्रतिपादन होता है, परिकल्पना का निर्माण। इनमें तो किसी में नहीं आ रहा है, इसमें तो सैंपल आ रहा है, ये भी कट जाएगा और आपका ये वाला भी कट जाएगा, इसमें सर्वे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, हाइपोथेसिस आपको फ्रेमिंग करना है ना। तो इस तरह से आप अगर आगे ना भी पढ़े ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना। तो हम शोध के चरणों की बात करें, मात्रात्मक प्रतिमान का, तो देखिए सभी में वही हो जाते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, शोध समस्या का निर्धारण, फिर मतलब रिसर्च प्रॉब्लम आपने ढूंढ ली, है ना, और उसके बाद क्या होता है, परिकल्पना का निर्माण। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं बराबर के, एक में है कि एरिया ऑफ रिसर्च दे रखा है, एरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और दूसरा है एक रिसर्च प्रॉब्लम, तो आपको पहले नंबर पे क्या रखना है, तो पहले नंबर पे एरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया देखते हैं, उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसे ऐसे सिंपल जब हम लिखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले लिखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, एस्टैब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद हाइपोथेसिस मेकिंग, है ना। तो अगर और क्षेत्र का निर्धारण कभी दिया हो तो सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण उसको पहले नंबर पे रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो चरणों की अगर हम बात करें, शोध समस्या का निर्धारण पहले नंबर पे, परिकल्पना का निर्माण, फिर रिसर्च डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है ना, प्रदत्तों का संकलन, ठीक है, डेटा का संकलन, उसके बाद डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना। उसके बाद जनरलाइजेशन है, कंक्लूजन, जनरलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका रिजल्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके रिसर्च स्टेप्स में आती हैं, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक सा ही दिया जाए, कुछ आपके बीच में एक दो मिस करके और फिर आपको आगे के स्टेप दे दिए जाते हैं और वो सीक्वेंस में लगाने को आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन, इनको आप काट सकते हो, है ना, ऐसे एलिमिनेट करके आपको करना है, ठीक है। तो शोध समस्या स्थापित करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष और परिणामों के निर्धारण, ये सही है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका एमपी सेट में आया था। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा, मतलब परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिसर्च, है ना। जब ट्राइबल जनजातीय लोगों की बात हो रही है तो ये आपका किस में आता है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है आपका आता है एथनोग्राफिक रिसर्च में, ठीक है। ये आपका एथनोग्राफिक रिसर्च में आता है ना। एथनोग्राफी में तो हम करते हैं, यहाँ पर
अधिकतर जो आपकी स्टडी होती है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं और ऑब्जर्वेशनल मेथड से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उनका अवलोकनात्मक अध्ययन करा जाता है। रिसर्चर उनके ग्रुप में ही शामिल होकर या दूर से ही उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता है। और यहाँ पर जो भी आपके पिछड़े जो जनजातीय समूह लोग होते हैं उनकी ही संस्कृति का, सभ्यता का, उनके रहन सहन, धर्म, भाषा, है ना, जीवन शैली, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एथनोग्राफी। यहाँ पर ये इससे संबंधित होता है और बहुत पूछा जाता है। इनमें कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। SPSS का क्या मतलब है? SPSS, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, सब ये MP सेट में आया था और राजस्थान सेट में भी आया था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। ये आपका किस लिए यूज़ होता है? ये जो होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। किस में हम यूज़ करते हैं? रिसर्च में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जब जहाँ सांख्यिकी विश्लेषण किया करना है वहाँ पर हम SPSS इसको यूज़ करते हैं सोशल साइंसेस में, ठीक है। इट अलाउ रिसर्चर टू परफॉर्म वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इन चीज़ों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत है मैंने आपको व्याख्या भी दे दी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। अब देखिए यही वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन आपके MP सेट के हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है यहाँ पर, सर्च फॉर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, और देखिए सर्च फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो अब आप सबसे पहले प्रॉब्लम को रखोगे या एरिया को रखोगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले हम किसी क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उसके बाद समस्या को देखते हैं, उस क्षेत्र विशेष में समस्या को देखते हैं, फिर हम एक संभावित कथन बनाते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। पहले एक व्यापक क्षेत्र की पहचान की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव अच्छे से पता होना चाहिए, पहचानना भी आना चाहिए आपको। क्वालिटेटिव में क्या होता है? गुणों के आधार पर बात होती है। क्वांटिटेटिव में संख्याओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब इसमें कौन सा नहीं है ना, कौन सा उदाहरण नहीं है? तो देखिए क्वालिटेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, एथनोग्राफी भी होता है, ठीक है, केस स्टडी भी होता है और आपका फोकस ग्रुप भी होता है। यहाँ पे कौन सा नहीं है? सर्वे, है ना। तो इसमें देखिए ये आपका सर्वे वाला है, ये जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा आपका? ये होगा सर्वे मेथड, ठीक है। ये जो है राइट आंसर है, ठीक है। सर्वे मेथड आपका यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक डेटा एनालिसिस टेक्निक विल यूज द फॉर द डेटा दैट इज लेस देन 15 एंड सेलेक्टेड यूजिंग कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। ये आपकी सब राजस्थान सेट में आए थे क्वेश्चन, है ना। अब देखिए सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीकी, इसका उपयोग करते हुए, है ना, कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं, चुने गए और 15 से कम डेटा के लिए, है ना, आप निम्न में से कौन सी जो आपकी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है डेटा एनालिसिस टेक्निक का उपयोग करोगे? तो इसमें आप कौन सा यूज़ करोगे? तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आपका वेरिएंस है, देखिए पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक। यहाँ आपका ये नॉन पैरामेट्रिक ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक ये क्या चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं और सब सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट करिएगा, अगर जो भी जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम बच्चों के वही सवाल होंगे, तो वो टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। वैसे आप पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए जो पहले की हैं, उसमें आपको 75 डेज़ प्लान में सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियो हैं वो सारी मैंने उसमें एक जगह कर रखी हैं। बाकी आपको UGC नेट पेपर 1, है ना, ऐसे करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, ठीक है। फैलेसीज हो, चाहे आपका रिसर्च की हो, टीचिंग की हो, कम्युनिकेशन का हो, सारी चीज़ें, साथ में करंट अफेयर भी, तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कराई, ठीक है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें आपको याद रखना है 15 से कम डेटा के लिए आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वैसे तो और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखिए।
अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। फिर से ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें राजस्थान सेट में आपकी पूछी गई हैं। कौन सा उपयोगी नहीं है, तो इसमें देखिए SPSS तो होता ही है ना, ये तो होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ करते हैं और पाइथन नहीं यूज़ करते हैं तो SSPS, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका टूल नहीं होता है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और रिसर्च टूल और टीचिंग टूल्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि जो अभी आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिन लोगों ने दिया है उन लोग को पता होगा, तो वहाँ पर भी टीचिंग और रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह आपको एक वीडियो में ही मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डज नॉट बिलोंग टू टाइप ऑफ इंटरव्यू इन रिसर्च। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि जो मेन हम पढ़ते हैं इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में भी बता दूंगी, पर्सनल होता है, नहीं होता है तो क्या ये इम्पर्सनल, ये इसका टाइप नहीं होता है। ठीक है, इम्पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए पर्सनल इंटरव्यू क्या है, एन एम्प्लॉयर मीट्स विद ए कैंडिडेट फेस टू फेस, है ना, तो यहाँ पर वो उससे क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, उसके स्किल्स के बारे में जान सकता है, एंड सुटेबिलिटी फॉर पोजीशन। इट अलाउज बोथ पार्टीज टू डिस्कस द कैंडिडेट एक्सपीरियंस, यहाँ पर वो डिसाइड करता है, मतलब उसे जब मिल लेता है उसकी चीज़ों को जान लेता है, योग्यता, उसकी स्किल, है ना, इसकी स्ट्रेंथ, और ये चीज़ वो यहाँ पर देखता है कि जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है वो उसके लिए सही है या नहीं है, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए फिट कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना। अगला देखिए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में यूज ए प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आप पहले से ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर लेते हो और आप सभी से वही चीज़ें पूछते हो। पहले आपने जैसे कुछ आपका नाम क्या है, रहते कहाँ हो, है ना, हॉबीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर में फ्रेम कर लिया, ये हो जाता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वॉल्व मोर ओपन एंडेड कन्वर्सेशनल क्वेश्चन, यहाँ पर आपने मतलब आपके पास कोई ऐसा वो नहीं होता है कि इसी सेट से मुझे ऐसे ही पूछना है, आप एट रैंडम कुछ भी पूछ लेते हो। ठीक है, आपने उनका नाम पूछा, उनके नाम की मीनिंग के ही बारे में पूछना शुरू कर दो, अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो, आप उस सिटी के बारे में पूछना शुरू कर दो, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा ISPCS में, ऐसे बहुत से जो है क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अनस्ट्रक्चर, जिसका कि कोई संरचित जो है पैमाना नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी इसका डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, और आपके जो सेट के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। तो आप लोग UGC नेट और सेट बहुत डिफरेंस नहीं है, सिलेबस आपका सेम है, आपको यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अच्छा टाइम है और जल्दी जल्दी होता भी नहीं है एग्ज़ाम, तो आप लोग पूरी तैयारी से इसको निकालने की कोशिश करिए कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।